हेलो प्यारे दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि क्लास 9th का ये जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। इस क्वेश्चन पेपर का आंसर की मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन पेपर का सबसे पहले सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये पैसेज वाला है। तो सबसे पहले इस पूरे पैसेज को आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना था, रीड करना था और इसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये जो आपका पैसेज है ये आपका पैसेज मोरल एजुकेशन के ऊपर है, यानी कि इसमें मोरल एजुकेशन के बारे में बताया गया है कि पिछले कुछ डिकेड्स में, पिछले कुछ दशकों में, यानी पिछले कुछ सालों में जो मोरल एजुकेशन है उसमें किस तरह से गिरावट आया है। जो यंगर बॉयज़ हैं, जो चिल्ड्रन है, जो यूथ्स हैं, उनमें मोरल एजुकेशन में किस तरह से गिरावट आया है और इसके क्या क्या रीज़न्स हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं, क्या क्या इसके परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सब इस पैसेज में बताया गया है पूरा। इसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा एग्ज़ाम में। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। तो पैसेज के बेस पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, Which of the following statements best describes the writer's opinion towards moral education? इसका मतलब है कि मोरल एजुकेशन के बारे में जो राइटर है उसके क्या ओपिनियन है। तो जो हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, एक ये रहा स्टेटमेंट और बाकी के 3 स्टेटमेंट ये आप देख सकते हैं। तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट अच्छे से बेस्ट डिस्क्राइब करता है राइटर के ओपिनियन को मोरल एजुकेशन के बारे में, मोरल एजुकेशन की तरफ। तो इसमें से जो आपका ये बी वाला है, एजुकेशन दैट एम्फेसाइजेज कम्युनिटी वैल्यूज़ एंड एथिक्स, यानी कि वो एजुकेशन जो कम्युनिटी वैल्यूज़ को और एथिक्स को एम्फेसाइज करता है, यानी कि कम्युनिटी वैल्यूज़ और एथिक्स पर जोर देता है। तो यही हमारा सबसे बेस्ट स्टेटमेंट है जो राइटर के ओपिनियन को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो इसीलिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन का ये बी वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट था। तो क्या आपका आंसर सही है? आपने सही ऑप्शन पर टिक करके आए हो? कमेंट बॉक्स में बताना। और पूरा जो क्वेश्चन पेपर का जब मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा तो आपके कितने अप्रॉक्स मार्क्स बनेंगे इंग्लिश के एग्ज़ाम में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है ये टोटल 80 मार्क्स का है। तो 80 में से आपके कितने मार्क्स आएंगे, कितने मार्क्स बनेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि डिफाइन द रोल ऑफ पेरेंट्स इन एड्रेसिंग द डिक्लाइन इन मोरल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द राइटर, रैशनलाइज योर रिस्पॉन्स इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लगभग 40 वर्ड्स में लिखना है और ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन था। तो इसमें आपको रोल ऑफ पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स के रोल, पेरेंट्स के क्या रोल हैं वो बताना है। किस लिए? डिक्लाइन इन मोरल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के अकॉर्डिंग मोरल एजुकेशन में गिरावट आया है, मोरल एजुकेशन में डिक्लाइन हुआ है। तो इसके क्या पेरेंट्स के रोल हैं वो आपको बताना था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको अब बता दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। तो देखिए, इसका आंसर जो है आपको कुछ इस तरह से लिखना था कि पेरेंट्स शुड एक्टिवली एंगेज इन मोरल डिस्कशन विद देयर चिल्ड्रन एंड लीड बाय एग्जाम्पल, डेमोन्स्ट्रेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी, हॉनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। तो ये जो है आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसीलिए इसका आंसर थोड़ा सा लॉन्ग है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपका ये रहा। इसमें बोला गया है कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द राइटर देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन मोरल एजुकेशन, वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिक्लाइन इन मोरल एजुकेशन इज, यानी कि जो राइटर है उसके अकॉर्डिंग मोरल एजुकेशन में डिक्लाइन हुआ है, मोरल एजुकेशन में गिरावट आई है, कमी आई है।
तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है ये आपको लिखना है, यानी कि इसके क्या नतीजा, क्या इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर आपको कुछ इस तरह से लिखना था, राइज इन अनएथिकल बिहेवियर्स सच एज चीटिंग, डिसऑनेस्टी एंड सोशल डिविजन्स लाइक इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड है ये, और डिक्रीज इन द ट्रांसमिशन ऑफ रिलीजियस टीचिंग्स। तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही मॉरल एजुकेशन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जो मॉरल एजुकेशन डिक्लाइन हुआ है उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी कि जो मॉरल एजुकेशन में गिरावट आई है तो उसके क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं, अनएथिकल बिहेवियर्स हमें देखने को मिलता है चिल्ड्रन के बीच में। इसके अलावा जैसे कि अनएथिकल बिहेवियर्स में चीटिंग आ जाता है, इसके अलावा डिसऑनेस्टी। तो इनमें से कोई भी एक दो आप लिख सकते थे थर्ड क्वेश्चन के आंसर में, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, द पैसेज इंक्लूड सम वर्ड्स दैट आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर फ्रॉम द सेट्स ए टू डी बिलो, आइडेंटिफाई वन सेट ऑफ सिनोनिम। तो यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर सिनोनिम्स लिखे गए हैं, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है सेट ऑफ सिनोनिम। जैसे डिक्लाइन और रैपिड, क्या ये दोनों सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के? डिक्लाइन का मतलब होता है नीचे गिरना, रैपिड का मतलब होता है तेज़ी से, तो ये दोनों तो सिनोनिम नहीं है। यहाँ देखिए एरोजन एंड डिक्लाइन, ये बिल्कुल सही है, ये दोनों सिनोनिम है। एरोजन का मतलब भी होता है कमी आना, कटाव, और डिक्लाइन का मतलब भी कमी होना ही होता है। तो इसीलिए ये जो फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, इस फोर्थ का ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट था, यानी कि इरोजन एंड डिक्लाइन। तो ये हो गया हमारा फोर्थ का बी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आपका है फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ में ये आप देख सकते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। इसमें ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं इसको आपको यहाँ पर आगे कंप्लीट करना था। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को समझा कर मैं आपको कराने लगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको क्या लिखना था। तो देखिए फिफ्थ के आंसर में आप इस तरह से लिख सकते थे, द कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वेयर इंफॉर्मेशन स्प्रेड्स रैपिडली एंड ऑफन विदाउट वेरिफिकेशन हैज़ लेड टू द इरोजन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग स्किल्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन का। अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। तो सिक्स्थ क्वेश्चन आपका ये रहा, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन को आप रीड कर लेना अच्छे से, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो सिक्स्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एट प्रेजेंट फैमिलीज हैव बिकम fragmented and parents struggle to foster moral values in their children. The decline in religious observance has led to a decrease in the transmission of religious teachings that often provide a moral compass for individuals. तो ये हो जाएगा आपका सिक्स्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पर। तो सेवेंथ क्वेश्चन आपका ये रहा, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से आपको राइट ऑप्शन को चुनना है। दो ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं और बाकी के दो ऑप्शंस ये रहें। तो ये जो आपका सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन है, इसका ये जो सी वाला ऑप्शन है, शिफ्ट इन सोशल वैल्यूज़, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था सेवेंथ नंबर के क्वेश्चन का। इसके बाद एट्थ क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज शिफ्टिंग टूवर्ड्स इंडिविजुअलिज्म, मटेरियलिज्म एंड पर्सनल सक्सेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, इट हैज़ लेड टू अ डिक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन कम्युनिटी वैल्यू और एम्पैथी एंड एथिकल बिहेवियर। तो ये हो जाएगा एट्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी आपका पैसेज वाला ही था। इसमें भी आपको ये जो आप पैसेज देख रहे हैं इसे आपको सबसे पहले रीड करना था और इसके बेस पे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा
कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैरा फर्स्ट द मोस्ट वोल्केनिकली एक्टिव सेलेस्टियल बॉडी बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम इज। तो कौन सा है वो हमारा सेलेस्टियल बॉडी बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम इज, तो वो है हमारा एन अर्थ साइज्ड प्लैनेट। यानी कि ये जो आपका सी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट था इस फर्स्ट क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से सेकंड क्वेश्चन को। इसका आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए सेकंड का आंसर हो जाएगा नो, इट वॉजंट ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली, it was inferred due to its significant gravitational interaction with the larger of the two planets orbiting the dim star। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन आपका ये आप देख सकते हैं, ये रहा थर्ड क्वेश्चन। इसमें ये क्वेश्चन है जो कि आपका 2 मार्क्स का था, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। इसका आंसर आपको ऑलमोस्ट 40 वर्ड्स में करना था। तो इसका आंसर देखिए, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये आप देख सकते हैं, द ग्रेविटेशनल टग फ्रॉम द लार्जर प्लैनेट में स्क्वीज एंड फ्लेक्स द न्यूली आइडेंटिफाइड वन, हीटिंग अप इट्स इंटीरियर एंड कॉजिंग सरफेस वोल्केनिक एक्टिविटी सिमिलर टू लॉ। तो ये हो जाएगा थर्ड नंबर के क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये रहा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। इसमें ये 4 ऑप्शंस दिए गए थे, तो इसमें से जो हमारा ये बी वाला ऑप्शन था ये बिल्कुल करेक्ट था फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना था। द अर्थ साइज्ड प्लैनेट ऑर्बिटिंग अ डिम स्टार कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एक्सोप्लैनेट। तो क्या ये ट्रू है, क्या उसको एक्सोप्लैनेट हम कहते हैं? तो ये हमारा ट्रू है, यानी कि सही बात है। तो इसीलिए फिफ्थ का ट्रू हमारा हो जाएगा आंसर। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन ये रहा। सिक्स्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो सिक्स्थ नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें हमें ये 4 ऑप्शंस दिए गए थे। तो इसमें से ये जो आपका सी वाला ऑप्शन है बेंड, ये हमारा करेक्ट था सिक्स्थ क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन ये रहा। इसमें ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हमें ऑलमोस्ट 40 वर्ड्स में करना था। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेना। इसका आंसर जो है सेवेंथ नंबर के क्वेश्चन का ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए सेवेंथ का आंसर हो जाएगा द अर्थ साइज्ड एक्सोप्लैनेट हैज़ proximity to a red dwarf and has slightly larger size than Earth. It raised interest in potential habitability. Its short 2.8 day orbital period situated on the inner edge of the habitable zone may enable the presence of liquid water and the possibility of supporting life. तो ये हो जाएगा हमारा सेवेंथ नंबर के क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से आप लिख सकते थे। ठीक है, अब चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पर। तो एट्थ नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए हमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शन 1 ये रहा, इसको आप पढ़ लेना। ऑप्शन 2 ये रहा, इसमें ये आप पढ़ सकते हैं। ऑप्शन 3 ये रहा, और इसके बाद जो ऑप्शन 4 है वो ये रहा। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था वो हमें बताना था। तो चारों में से ये जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये बिल्कुल करेक्ट था, यानी कि 8th नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड नंबर के क्वेश्चन के टोटल 8 क्वेश्चंस दिए गए थे। इन सभी का आंसर मैंने आपको करा दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन 3rd से आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर सेक्शन। तो इसमें सबसे पहले ग्रामर के पार्ट है। ये ग्रामर आपका 10 मार्क्स का था। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस ग्रामर में से पूछे गए थे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन 3 में बोला है कंप्लीट एनी 10 ऑफ 12 ऑफ द फॉलोइंग टास्क एज डायरेक्टेड। तो इसमें आपको टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 12, जिसमें से आपको कोई 10 के आंसर करने थे। हालांकि मैं आपको टोटल 12 के आंसर करा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
बोला है फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ पैराग्राफ. As children, we are all taught about the water cycle in schools. This integrated understanding of how the biophysical system, यहाँ पर डैश आ गया और ये ब्रैकेट में वर्क दिया गया है. तो क्या यहाँ पर वर्क आएगा? नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे वर्क्स. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर. यानी कि फर्स्ट का ये वर्क्स जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन. इसमें हमें यहाँ पर ये एरर और करेक्शन करना है. तो इसमें यहाँ पर ये रहा हमारा पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है. तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर मस्ट लीड टू डिहाइड्रेशन. तो यहाँ पर हमें ये जो है ये एरर दिख रहा है. यहाँ जो मस्ट है, मस्ट की जगह यहाँ पर कैन आना चाहिए था. लॉस ऑफ वाटर कैन लीड टू डिहाइड्रेशन. मस्ट का मतलब होता है कोई भी काम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तब मस्ट का यूज़ होता है, लेकिन कैन हमें पॉसिबिलिटी को बताता है. तो इसीलिए यहाँ पर ये मस्ट जो है ये एरर है. तो एरर में मस्ट लिखेंगे और करेक्शन में क्या करेंगे हम? कैन. तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड का आंसर. एरर है मस्ट और करेक्शन हो जाएगा सही कैन. इसके बाद नेक्स्ट अब मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर कराऊंगा. तो देखिए थर्ड क्वेश्चन ये रहा. थर्ड में यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है डोंट टीयर पेजेस फ्रॉम योर नोटबुक. तो ये हमारा बोला है रिपोर्ट फादर्स स्टेटमेंट. तो ये जो फादर का स्टेटमेंट है इसको हमें रिपोर्ट करना है. तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? डोंट टीयर पेजेस फ्रॉम योर नोटबुक, इसको हम लिख सकते हैं द फादर ऑर्डर्ड हिज सन नॉट टू टीयर पेजेस फ्रॉम हिज नोटबुक. सुन लिया आपने अच्छे से? इस तरह से आपको अपने एग्जाम में लिखना था इसका आंसर थर्ड नंबर के क्वेश्चन का जो मैंने आपको बोला. एक बार और बोल देता हूँ. द फादर ऑर्डर्ड हिज सन नॉट टू टीयर पेजेस फ्रॉम हिज नोटबुक. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए. फोर्थ क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं और इसमें ये रहा हमारा, यहाँ पर ये जो डैश है यहाँ पर हमें बताना था आंसर. तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं. तो इनमें से ये जो हमारा सी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट था. इफ़ ही हैड नोटेड हिज हॉलीडेज होमवर्क, यानी कि जो आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है उसका सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था. इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए. फिफ्थ में यहाँ पर ये जो डैश है तो ये ब्रैकेट में 3 ऑप्शंस दिए गए हैं विच, हु, व्हाट. तो इसमें से ये जो विच है ये आपका करेक्ट था, यानी कि इस डैश में विच आएगा. तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा विच, WHICH. इसके बाद नेक्स्ट आपका सिक्स्थ नंबर के क्वेश्चन में भी एरर और करेक्शन करना था. तो इसमें हमें स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा. इन केस एनी पर्सन इज फाउंड वायलेटिंग द अफोरसेड इंस्ट्रक्शंस द डिफॉल्टिंग पर्सन शैल बी प्रोसीड अगेंस्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ एप्लीकेबल लॉज. तो यहाँ पर ये प्रोसीड जो है ये हमें एरर दिख रहा है. प्रोसीड की जगह यहाँ आना चाहिए था प्रोसीडेड. ठीक है. तो इस प्रोसीड को यहाँ पर हम एरर में लिख देंगे प्रोसीड और करेक्शन में आ जाएगा, यानी इस प्रोसीड की जगह पर प्रोसीडेड आना चाहिए था, यानी इसी को लिखकर और लास्ट में ईडी लगा देना है. ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारा सिक्स्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर. इसके बाद सेवन्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए. सेवन्थ में यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, इसमें ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से राइट ऑप्शन हमें चुनना था. तो इसमें ये जो सी वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं ये हमारा राइट आंसर था, ऑफ एरर और करेक्शन 4. ठीक है. तो इसीलिए जो 7th नंबर का क्वेश्चन है उसका ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट था, आंसर था. इसके बाद 8th नंबर का क्वेश्चन, 8th में ये बी वाला ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट था. और इसके बाद 9th नंबर का जो क्वेश्चन है
तो इसमें भी हमें यहाँ पर ये जो है इसको कंप्लीट करना है, ये जो आप डैश देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, द शॉपकीपर वेलकम्ड द कस्टमर इन हिज मोबाइल फ़ोन शॉप एंड आस्क्ड हाउ ही कुड हेल्प हिम। द कस्टमर आंसर्ड दैट, क्या लिखेंगे आगे, दैट ही वॉन्टेड टू बाई अ न्यू मोबाइल फ़ोन। क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों के बीच कन्वर्सेशन होता है। शॉपकीपर बोलता है वेलकम टू आवर मोबाइल फ़ोन शॉप, हाउ कैन आई हेल्प यू सर। तो कस्टमर बोलता है आई वांट टू बाई अ न्यू मोबाइल फ़ोन, यानी कस्टमर को एक न्यू मोबाइल फ़ोन खरीदना है। तो इसीलिए यहाँ पर आएगा हमारा ही वॉन्टेड टू बाई अ न्यू मोबाइल फ़ोन, ये यहाँ पर हमें लिखना था। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन पर। तो 10th में यहाँ पर हमें ये 4 ऑप्शंस दिए गए थे। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमारा ये हैविंग यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट था। इसके बाद जो 11th नंबर का क्वेश्चन है, तो 11th में हमारा ग्रॉन्स यानी कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट था। और इसके बाद जो 12th नंबर का क्वेश्चन है इसमें एरर और करेक्शन बताना था। तो एरर हो जाएगा इसमें हमारा, यहाँ पर ये देखिए ब्रेन स्टॉर्म्ड लिखा हुआ है, तो ये ब्रेन स्टॉर्म्ड ये एरर है, ये गलती है। इसकी जगह पर ब्रेन स्टॉर्मिंग आएगा, ब्रेन स्टॉर्म और आईएनजी लगा देंगे लास्ट में। तो करेक्शन में ब्रेन स्टॉर्मिंग और एरर में ब्रेन स्टॉर्म्ड लिखना था हमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद यहाँ से हमारा राइटिंग सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ये भी आपका 10 मार्क्स का था। तो इसमें राइटिंग सेक्शन वाले को आपने अच्छे से कर लिया होगा। इसमें स्टोरी राइटिंग, डायरी एंट्री, यही सब आपके क्वेश्चंस इसमें दिए गए थे, ठीक है। तो इनको आपने कर लिया होगा अच्छे से। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से लिटरेचर सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, बुक के क्वेश्चंस। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम अगली वीडियो में कर लेंगे, ठीक है, या फिर मैं आपको यहाँ पर ये करा देता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हु स्माइल्ड आफ्टर फिनिशिंग द टास्क। सबसे पहले आपको ये जो पूरा आप देख रहे हैं इसे आपको पढ़ना था पैराग्राफ को, और इसके बेस पे इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको करने थे। हु स्माइल्ड आफ्टर फिनिशिंग द टास्क, तो हमें पता है ये द फन दे हैड वाले जो चैप्टर है उसका ये क्वेश्चन है। तो कौन स्माइल किया अपने टास्क को फिनिश करके, तो हमें पता है कि जो इंस्पेक्टर है वो स्माइल किया था। तो इसीलिए ये जो सी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद आगे के क्वेश्चन इसी तरह से हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा। तो अगर आपको इनके भी आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, नहीं तो मैं आपके लिए इस तरह से कर सकता हूँ कि जो ये लिटरेचर सेक्शन है आपका, लिटरेचर सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी के आंसर का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा मेथड मैंने आपको बताया है। आपको जो ये लिटरेचर सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप चेक कर लेना कि कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं लिटरेचर में जिनके आंसर आपने सही किया है एग्ज़ाम में और कितने आपने गलत किया है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और चेक कर लेना कि कितने आंसर आपके सही हैं लिटरेचर में और कितने गलत हैं। होप कि आपके सारे सही हो। तो वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके कितने मार्क्स बन सकते हैं इंग्लिश के एग्ज़ाम में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।